हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। बेसिक लेवल चल रहा है इसके अंदर। बेसिक लेवल के अंदर मैंने आपको बोला था, जब चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक लेवल स्टार्ट किया था, कि हम सबसे फर्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हमने इंट्रो कर लिया। सेकेंड चैप्टर मैंने बोला आपको हम करेंगे जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे, वो हमने कर लिया। चैप्टर नंबर थर्ड हमने लेजर कर लिया। ओके, फिर चैप्टर नंबर फोर्थ हमने कर लिया ट्रायल बैलेंस। यस, फिर आता है लास्ट चैप्टर नंबर फिफ्थ जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फिर फाइनल अकाउंट बोलो, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स है, ये लास्ट चैप्टर है। किस चीज का लास्ट चैप्टर है? ये है बेसिक लेवल का। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? एडवांस लेवल स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझना। आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज इसके बारे में बेसिक्स बताऊंगा मैं इस चैप्टर के। ओके, तो देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट के अंदर हम जो अभी तक हमने किया है, क्या किया? इंट्रोडक्शन किया, रूल्स एंड रेगुलेशन किए, उससे हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा। जर्नल एंट्री को लेजर के अंदर पोस्ट करके हमने लेजर बनाया। लेजर के बैलेंसेस से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगे या प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो यानी कि ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, टैली सॉफ्टवेयर आता है, आपको पता है अकाउंटिंग का। उस टैली के अंदर हम पता है क्या करते हैं? हम ओनली जनरल एंट्री का डेटा एंटर करते हैं। उसके बाद टैली खुद क्या करता है पता है आपको? लेजर करता है, लेजर के अंदर पोस्ट कर देता है, ट्रायल बैलेंस बना देता है और उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स भी बना देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें भी करना है, क्योंकि पहले हम सीखेंगे तभी तो टैली का पता लगाएंगे ना उसने सही किया या नहीं किया है। ओके, ठीक। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट के अंदर मेन हमको 3 अकाउंट बनाना सीखना है। फर्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। ठीक है, मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूं। ओके, और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम शॉर्ट में पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा यहां और इससे हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। और जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा थर्ड नंबर हमारी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट की कैपिटल के अंदर, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर ये नेट प्रॉफिट जाके ऐड हो जाएगा। नेट लॉस होगा तो लेस होगा, प्रॉफिट होगा तो जाके ऐड हो जाएगा और फिर बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाएगी। और इस तरीके से हम फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स क्या है। सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए, उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सबसे फर्स्ट हम इनके स्टेटमेंट्स या इनके फॉर्मेट्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं यहां पर आपको बनाना बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल है। ये फाइनल अकाउंट है ना, और ये जो फाइनल अकाउंट होते हैं ना, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, ये जो है ना जर्नल एंट्री, ये तो जैसे जैसे बिजनेस की डेट आगे बढ़ती जाती है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर बार जर्नल एंट्रीज, हर बार ट्रांजैक्शन होंगी, बनती जाएगी। लेकिन ये जो लेजर है, ट्रायल बैलेंस और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ईयर एंड में बनते हैं। यानी कि तीनों अकाउंट जो है ना ईयर एंड में बनाएंगे। ईयर एंड हमारा कब होता है? जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को ईयर एंड होगा, तो 31 मार्च को बनते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो ये फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट का, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट का बना के बता रहा हूं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, इसमें डेट का कॉलम नहीं आता है, इसके ऊपर हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 24 का बना रहा हूं, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर तो यही कंप्लीट हुआ है ना, 2023, 24, नेक्स्ट तो 25 में कंप्लीट हुआ, वो तो अभी करंट में चल रहा है। ओके, ठीक, तो ये ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं।
इसमें इस साइड में डेबिट आता है, आपको पता है टी अकाउंट में हमेशा हम लेजर में भी करते ही थे। ओके, यहां आता है हमारा पार्टिकुलर, यहां आता रहा हमारा रुपीज का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, ये भी पर्टिकुलर और ये भी हमारा रुपीज का कॉलम। ठीक है, सबसे फर्स्ट इस अकाउंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? देखो, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। समझे? नहीं समझे सर, क्या कह रहे हैं आप? देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर, यहां देखिए, हमारा करंट ईयर जो है फॉर एग्जांपल के लिए वो है 2023-24, ये करंट ईयर है। इस करंट ईयर का मतलब समझते हो? इस करंट ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2023 को ये ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 को ये ईयर खत्म हो रहा है और इस डेट को 12 मंथ कंप्लीट होने पर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओके, और उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। अब इस दिन का जो स्टॉक होगा, इस दिन का जो स्टॉक होगा वो कौन सा होगा? वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। हाँ, हमें ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग मतलब इस डेट का स्टॉक, इस डेट को क्या स्टॉक होगा। अब इस डेट को क्या स्टॉक होगा तो वो हमको जाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर की डेट पर। प्रीवियस ईयर पिछला साल। अब पिछला साल क्या होगा? वो हुआ होगा हमारा 2022-23, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2023 को ईयर खत्म होगा। तो इस डेट को भी हमने फाइनल अकाउंट बनाए होंगे पिछले साल के एंड में। हाँ, तो उस दिन हमारे पास में क्या रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, वो जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के एंड में था वो क्लोजिंग स्टॉक इस साल के ओपनिंग में क्या बन जाएगा? वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो सर इस तरीके से तो जब हम नेक्स्ट ईयर फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसका क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। हाँ, ये चेन चलती रहेगी। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, इस साल का ओपनिंग होता है और उसे हमें यहां लिखना होता है टू ओपनिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000। इसके बाद हम लिखेंगे भैया परचेजेस कितनी है। सर ये परचेजेस कहां होगी? परचेज कहां लिखी हुई होगी? ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, हाँ, उसके अंदर लिखी हुई होगी। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा उसके अंदर लिखा होगा कि परचेजेस कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओके, तो वहां से हम परचेजेस ले ली, हमने परचेज ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख का हमारा परचेजेस है। ओके सर, फिर इधर आता है बेटा बाय सेल्स। इस साल सेल्स कितना किया? मैं कैश, क्रेडिट, सेल्स मिला करके, सेल्स रिटर्न लेस करके फिर बता रहा हूं। ओके, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो कि भैया हमारा परचेज था 1,05,000 का, उसमें से लेस हो गया परचेज रिटर्न, हमने परचेज रिटर्न कर दिया था 5,000 का, तो हमारा जो है परचेज हो गया 1 लाख का। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। चलो, सेल्स जो है हमारा फॉर एग्जाम्पल के लिए है 1,80,000। ओके, उसमें से हमारा सेल्स रिटर्न हो गया था 5,000 या 10,000 कर लेते हैं, तो हमारा यहां पर सेल्स हो गया 1,70,000। ओके, सेल्स रिटर्न लेस कर दो। ओके, और सेल्स में कैश, क्रेडिट, सेल्स दोनों मिलाए हुए हैं, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस से लिया हुआ है तो मिला हुआ ही होगा। ओके, फिर आता बाय हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इस डेट को कितना स्टॉक पड़ा है हमारे पास जो बिका नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं 30,000। ओके जी, और क्या आएगा सर? अब यहां आएंगे बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं, जो या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। या तो प्रोडक्शन करते हैं ना, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, तो उससे रिलेटेड खर्चे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। या फिर वो एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड है, जो हम गुड्स परचेज करते हैं ना, गुड्स परचेज करते हैं, हाँ, उससे रिलेटेड है, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसमें क्या हो सकते हैं? जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है ना, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फैक्ट्री के अंदर मशीन लगी हुई उसका डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे। ओके, इसके अलावा आपके जो है, आप फॉर एग्जांपल के लिए आ जाएगा कैरिज इनवर्ड। ये गुड्स परचेज करते हैं ना, तो परचेज करके फैक्ट्री तक लेके आते हैं ना, उसका खर्चा होता है। ठीक है, कैरिज इनवर्ड। ठीक है, मैं 2 इनके आगे लगा देता हूं। चलो, कैरिज इनवर्ड। इसके अलावा आपका आ गया वेजेस आ गया,
है ना, या फिर वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है। अब ये आगे मैं और क्लियर करूंगा, वेजेस लिखा हुआ है तो भी यहां आएगा, और अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है तो भी यहां आएगा, लेकिन ओनली सैलरीज लिखा हुआ तो यहां नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी ऑफिस का खर्चा होता है, फैक्ट्री का खर्चा नहीं होता है, परचेज से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर हमको यहां लिखने होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एग्जांपल और भी हो सकते हैं जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमको मिलेंगे, ठीक है। जैसे पावर हो गया, अब ये फैक्ट्री में ही होता है, पावर एंड फ्यूल हो गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे कोल का कोई खर्चा, कोयले का कुछ यूज किया है तो वो हो गया। फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं ये हुए हमारे फैक्ट्री के खर्चे 10,000, कैरीज इनवर्ड हो गया 5,000 का, वेजेस हो गया हमारा 15,000 का, और ये छोड़ देते हैं, पावर एंड फ्यूल हो गया हमारा 20,000 का, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे तो यहां टोटल कर लेते हैं अब कि इनकम ज्यादा है या खर्चे ज्यादा है। अगर इनकम साइड ज्यादा होगी, देखो क्रेडिट साइड जो होती है वो प्रॉफिट साइड होती है, कोई भी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर या लॉस होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। ये नॉर्मल रूल है, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर हम वैसे भी सेल्स हमारी इनकम ही है, और ये स्टॉक भी हमारा एक तरह का इनकम है, आगे सेल होगा, वो सेटअप हो जाता है, आगे COGS निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंट्रो चल रहा है अभी आपका। अब इतना समझ लो, क्रेडिट साइड की टोटल कर लो, वो आ गई हमारी 2 लाख रुपीज। हाँ, अब अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है और खर्चे हैं कम, तो नेट GP आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं उसको, प्रॉफिट होगा। और खर्चे ज्यादा हो गए और ये कम हो गया तो लॉस हो जाएगा, जिसको GL बोलते हैं, ग्रॉस लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ की टोटल करते हैं 1 लाख 120, ठीक है सर, ये हो गया 120, फिर यहाँ पर आप करेंगे 130, फिर 130 के बाद 150, और ये हो गया 160-70, 1,70,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 30,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। देखो 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है 170। अब 2 लाख में से 170 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 30,000। तो ये 30,000 रुपीज जो है, हाँ ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहाँ पर P&L लिखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा और टोटल कर दूंगा 2 लाख रुपीज। सर अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो यहां आता बाय ग्रॉस लॉस, है ना, बाय P&L लिख के ब्रैकेट में ग्रॉस लॉस, और वो यहां आ जाता बैलेंसिंग फिगर में, टोटल हो जाती। तो लॉस होगा तो भी P&L अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी P&L अकाउंट में जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी P&L में ट्रांसफर होगा, लॉस भी P&L में ट्रांसफर होगा। फर्क क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, और लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर प्रॉफिट यहां क्यों आ रहा है, तो देखो प्रॉफिट साइड ज्यादा है, आ यहां रहा है लेकिन है तो यहां का ज्यादा ना। ओके ठीक, अब आ जाते हैं हम P&L अकाउंट पे। तो P&L अकाउंट को थोड़ा सा समझना अच्छे से, ठीक है। ये है हमारा P&L अकाउंट। कुछ लोग ट्रेडिंग और P&L दोनों साथ में बना लेते हैं, वो हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको साथ में बना के भी बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सेपरेट बना रहा हूं उनको, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये है हमारा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से होता है। इसके ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहां आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर रुपीज, वो सेम ही, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ओके, अब यहां देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था ना हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो P&L की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। या फिर आप इसका लेजर, अभी तो आपने लेजर बनाना सीखा था तो इसका लेजर भी कर सकते हैं। देखो ये एंट्री क्या हो रही है, एंट्री क्या बन रही है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्या एंट्री बनी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये एंट्री बनी। हाँ। कितने से, 30,000 से। ओके, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वैसे भी हमने डेबिट साइड में लिख रखा है 30,000। ये देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसके देखो डेबिट साइड में तो लिखा है 30, और P&L अकाउंट के कहां लिखना है, क्रेडिट साइड आ गया। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा 30,000, जो कि है हमारा कहां से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से आया, GP है 30,000। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में आ जाता। ओके ठीक, अब इसमें है ना, इस P&L अकाउंट को मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा।
अब P&L अकाउंट में वैसे एक्सपेंसेस जो आते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंडिचर हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड नहीं है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वो एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड है वो सारे के सारे इधर आएंगे। अब इसमें भी दो तरह के खर्चे होते हैं, एक ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अब मैं दोनों समझाता हूं आपको। देखो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ओके, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे सबसे फर्स्ट इसमें बहुत सिंपल है, वो है सैलरीज। अब सैलरीज कौन सी, ऑफिस की सैलरीज। अब इससे पहले यहां पर भी सैलरीज था, लेकिन उसमें वेजेस वर्ड पहले लिखा हुआ था, तो यहां आएगा। वेजेस लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में, वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में, लेकिन ऑलरेडी सैलरी लिखा हुआ है तो ऑफिस में, और सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, सैलरी पहले आ रहा है तो भी P&L अकाउंट के अंदर आएगा। ओके, इसके अलावा जैसे रेंट हो गया, ओके, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। रेंट किसका, फैक्ट्री का नहीं, ऑफिस का। जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, समझ में आ गया। जैसे सेलिंग एक्सपेंस हो गया, कोई गुड्स को सेल करने का हो गया। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस हो गया, एडमिन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस में जो भी खर्चे होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे ये जो खर्चे होते हैं ये ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं, ऑपरेटिंग नेचर। और ये ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग से रिलेटेड होते हैं। ऑफिस के खर्चे सारे यहां आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, प्रशासन के खर्चे, व्यवस्था करने के खर्चे, मैनेजमेंट के खर्चे यहां आएंगे, सेलिंग के सारे खर्चे यहां आएंगे। और अब हम फॉर एग्जांपल के लिए, मैं बिल्कुल सिंपल क्योंकि प्रॉफिट कम है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा सैलरी है 2000, रेंट है 1000, डेप्रिसिएशन है हमारा 3000, एडवर्टाइजमेंट हो गया हमारा 500, सेलिंग एक्सपेंस हो गया 1500 रुपए, और एडमिट के हो गए 2000 रुपए। तो अब देखो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो गए, तो 2000 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 2000, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक खर्चा होता है सेलिंग से रिलेटेड, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने उसको ट्रेडिंग में लिखा था। कैरीज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स से रिलेटेड होता है। मैंने क्या बोला, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स से रिलेटेड खर्चे सारे P&L अकाउंट में आएंगे, ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं वो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल के लिए 2000 या 3 मान लो 3000। तो ये हो गया टोटल हमारा खर्चा जो है ये 13000 का हो गया। अब 30 में से 13000 लेस करेंगे तो यहां जो बचेगा, अब देखो यहां की टोटल कितनी आ रही है 30000, उसमें से हम ये एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो बचेगा 17000। तो ये जो 17000 आया, हाँ ये क्या है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बिजनेस को ऑपरेट करने के बाद में हम ये जो है प्रॉफिट कमाया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से हमने व्यापार स्टार्ट किया है, कि हमने जैसे किराने की दुकान वाला है, उसने बिजनेस या किराने की दुकान जब स्टार्ट करी होगी तो क्या सोच के करी होगी कि किराने का सामान बेच के कमाना है, हाँ ठीक है, तो वो ये प्रॉफिट है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो किराने की दुकान के साथ साथ में कुछ और भी इन्वेस्टमेंट करने लग गया बिजनेस नाम से, तो वहां पर शेयर मार्केट से उसको इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, और इसके अलावा जो है वो ट्रेडिंग करने लग गया तो कई बार लॉस हो रहा है उसको, कहीं बिजनेस के नाम से ही कुछ जो स्पेकुलेशन कर दिया या एफडी करा दी, बिजनेस में पैसा पड़ा था उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सब सामान बेच के किराने का कमा नहीं रहा है, तो उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो आता है ऑपरेटिंग के बाद। अब वो कैसे आता है देखो मैं यहां बताता हूं। अब आप देखो इधर बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमको क्या करना होता है, दो चीजें, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़नी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें ऐड होगी, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें से लेस होंगी, वो इधर लिखेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो डेबिट में आते हैं ना, या लॉसेस। सर देखो ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। जैसे किराने की दुकान में किराने वाला जो है वो जो गुड्स है, किराने का सामान है, उसको बेच के जो प्रॉफिट कमाता है, जैसा मैंने बताया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन इसके अलावा जो उसके पास इनकम आ रही है, चाहे वो डिविडेंड इनकम आ रही है, चाहे
उसने जो है कोई बिल्डिंग बेच दी, उससे प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, वो सारे इधर आएंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसका उद्देश्य नहीं है लेकिन ठीक है बैठे बैठे उसने कर दिया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो इधर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 3000 बाय डिविडेंड अगर कोई रिसीव्ड हो गया, शेयर खरीदे हुए हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड वो आगे इधर फॉर एग्जांपल के लिए 2000। ठीक है, इस तरीके से तो टोटल ये हो गया आपका 22। और यहां अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस है तो वो लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए उसको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स बेचने से लॉस हो गया। अब फिक्स एसेट्स बेचने के लिए उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, फिर भी लॉस हो गया तो वो यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए आपका 2000। तो अब आपका यहां पर हो गया नेट प्रॉफिट, उधर टोटल आ रही है 22, 2000 लेस होंगे तो 20000। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिया बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो नेट प्रॉफिट है कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, कैपिटल मतलब बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट ही बना रहे हैं, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के बताता हूँ आपको इस तरीके से। यहाँ बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का आपका हो गया फॉर्मेट। बैलेंस शीट जो है उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। ईयर एंडेड नहीं आता, एज ऑन लिखना होता है। डेबिट क्रेडिट नहीं होता, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, इस तरीके से लिखना होता है। ओके, एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती है? कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है इसके अंदर। स्टॉक मतलब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में लिखा था ना क्लोजिंग स्टॉक, वो है। ओके, इसके अलावा डेटर्स आते हैं, जब हम किसी को उधार सेल करते हैं और सामने वाला पैसे न दे टाइम पे तो यहां आ जाएगा। और बीआर भी आता है, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं जिसको। ओके, इसके अलावा फर्नीचर आता है इसके अंदर, जो एसेट होती है। मशीनरी आ जाता है, ये भी एसेट्स होती है। कोई बिल्डिंग हो तो आ जाती है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट हो तो वो आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड लैंड। इस तरीके से ये सारी एसेट्स जो बिजनेस की होती है 31 मार्च 2024 को वो यहाँ लिख देते हैं। लायबिलिटीज के अंदर अगर आप कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं बना रहे हैं तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल आता है, और उस ओपनिंग कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। जैसे अभी हमने नेट प्रॉफिट निकाला था ना, कितना था 20,000 का, तो वो यहाँ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेट लॉस होता तो लेस हो जाता, लॉस होता तो लेस हो जाता। इसके अलावा अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह करी है तो लेस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल अगर लगाई तो ऐड हो जाएगी। विड्रॉल होगा तो लेस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लायबिलिटीज और होती है, जैसे क्रेडिटर्स, उधार परचेज किया है गुड्स, या कोई लोन ले रखा है आपने, बैंक लोन ले रखा है, कोई अदर लोन लेकर रखा है, बिल्स पेबल है आपके पास में, तो इस तरीके की कुछ लायबिलिटीज आती है। एंड में दोनों साइड की टोटल जो है वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी और एसेट की मैच, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो ये पूरा प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा। आज को केवल इसका बेस और फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमसे पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर पेड क्लासेस ऐप के अंदर आती है, फीस लगती है। फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपके लिए रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।